हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम सीबीएसई सैम्पल पेपर करेंगे, सॉल्व करेंगे क्लास 12th हिस्ट्री के। तो आज देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन ए का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन डिमांड ऑफ द खिलाफत मूवमेंट, है ना। हम इसमें क्या बताने कि खिलाफत जो मूवमेंट हुई थी, तो खिलाफत मूवमेंट का जो सबसे मेन डिमांड था वो मेन डिमांड क्या था, यानी कि जो खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था वो किस वजह से स्टार्ट किया, उसको स्टार्ट करने के पीछे का क्या पर्पस था, क्या उनकी डिमांड थी खिलाफत मूवमेंट को स्टार्ट करने की। पहला है हमारा डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, नेक्स्ट है हमारा सेल्फ रूल टू इंडिया, लास्ट हमारा द रिस्टोरेशन ऑफ कैलिफेट ऑफ तुर्की एंड लास्ट हमारा है द रिवाइवल ऑफ ऑर्थोडॉक्स कल्चर ऑफ इस्लाम। तो अगर हम क्या करते हैं, बात करते हैं मेन डिमांड की खिलाफत मूवमेंट को लेकर के, तो डोमिनेंट स्टेटस यहाँ पे क्या क्या कहते हैं डिमांड, तो डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि जो डोमिनेंट स्टेटस की डिमांड की गई थी कहीं ना कहीं वो कहाँ पर की गई थी, तो नेहरू रिपोर्ट में की गई थी। कहाँ पर की गई थी, तो नेहरू रिपोर्ट के अंदर की गई थी। और जिस नेहरू रिपोर्ट को किन्होंने लाया था, तो नेहरू रिपोर्ट को लाया था मोतीलाल नेहरू ने लाया था, है ना। नेहरू रिपोर्ट को किन्होंने लाया था, मोतीलाल नेहरू ने। तो इस नेहरू रिपोर्ट के अंदर हमें कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलती है कि इंडिया क्या करता है, एक डोमिनेंट जो कांग्रेस पार्टी की होती है उस टाइम पे, वो कहीं ना कहीं क्या करती है, डोमिनेंट स्टेटस की मांग करती है। यानी कि वो ऐसे गवर्नमेंट का फॉर्मेशन चाह रहे होते हैं कि गवर्नमेंट तो इंडिया बनाएंगे, है ना, इंडियंस क्या करेंगे, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, गवर्नमेंट को भी बनाएंगे, लेकिन वो गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल किनका होगा, तो उस गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल किसका होगा, ब्रिटिश लोग का होगा। तो ये बात कहाँ पर गई, जो डोमिनेंट स्टेटस में, तो ये हमारी डिमांड क्या गए थे, यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट के मेन डिमांड नहीं थे। नेक्स्ट हमारा है सेल्फ रूल टू इंडिया। तो सेल्फ रूल टू इंडिया अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी डिमांड कहाँ पे की गई है हमारी, तो खिलाफत मूवमेंट के अंदर नहीं की गई थी। नेक्स्ट हमारा है द रिस्टोरेशन ऑफ कैलिफेट ऑफ तुर्की, यानी कि तुर्की के जो खलीफा थे उनके जो पावर को रिस्टोर करने के लिए क्या की गई थी, इस चीज़ों का मेन डिमांड किया गया था। तो कहीं ना कहीं हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, जो हमारे ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि जैसा हम लिखते हैं, जैसे सिंपली क्या होता है, जैसे ही हमारा क्या होता है, वर्ल्ड वॉर जब वन हो रहे होते हैं, तो वर्ल्ड वॉर के अंदर कहीं ना कहीं क्या होता है, जर्मनी जो होती है, कौन सी कंट्री, तो जर्मनी होती है, और जो भी क्या होते हैं, ऑटोमन अंपायर होती है, कौन सी, तो ऑटोमन अंपायर जो होती है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, तो ये दोनों साथ में लड़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारी हुई कब थी, तो 1914 से लेके 1918 के आसपास में हुई थी हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या होता है, जब जर्मनी हार जाती है, क्योंकि अब ऑटोमन अंपायर भी क्या कर रहे थे, जर्मनी का साथ दे रहे थे, तो जितनी भी हारी हुई कंट्री होती हैं उनके ऊपर क्या किया जाता है, रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि बहुत सारा का उनको प्रेशराइज किया जाता है, ट्रीटी ज़बरदस्ती से साइन करवाया जाता है, यही नहीं। और ऑटोमन अंपायर के जो भी क्या थे, वहाँ पे जो खलीफा उस टाइम पे रूल कर रहे थे, उनके बहुत सारे एरियाज़ को क्या किया था, ब्रिटिश ने उनके कैप्चर कर लिया था, उनके पावर्स को बहुत ज़्यादा क्या कर दिया गया था, कम कर दिया गया था। अब क्योंकि जो खलीफा होते थे, ये खलीफा कौन होते थे, तो मुस्लिम के कौन थे ये, तो मुस्लिम लोगों के क्या थे, ये रिलीजियस लीडर होते थे। कौन थे ये, मुस्लिम लोगों के रिलीजियस लीडर हुआ करते थे, जिस कारण से जब इनकी पावर को क्या किया गया, कम किया गया, इनकी बहुत सारे एरियाज को क्या कर लिया गया, छीन लिया गया, उन पर ब्रिटिश ने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया। तो मुस्लिम्स को ऐसा लगा कि उनके लीडर के साथ क्या हुआ है, उनके लीडर का कहीं ना कहीं क्या हुआ है, अपमान हुआ है। और क्योंकि ये लीडर किसके थे, तो मुस्लिम्स के क्या थे, ये रिलीजियस लीडर थे। तो मुस्लिमों को लगा कि कहीं ना कहीं क्या ये उनका भी क्या है, अपमान है, क्योंकि उनके कहीं ना कहीं, अगर उनके रिलीजियस लीडर के कहीं ना कहीं अपमान की जा रही है, तो ये सेम अपमान किनका हो रहा है, वहाँ के मुस्लिम्स का। और जिस कारण से क्या होता है, खिलाफत मूवमेंट इंडिया के अंदर स्टार्ट किया जाता है, जिसका मेन पर्पस क्या था, जो खलीफा के जो पावर है उनको वापस से क्या किया जाए, रिस्टोर कर दिया जाए। और जो खिलाफत मूवमेंट को लीड किया था इंडिया के अंदर, वो किन्होंने किया था, अली ब्रदर्स ने किया था। किन्होंने किया था, अली ब्रदर्स ने, जिसको लोग मोहम्मद अली और शौकत अली बोलते हैं ना, तो अली ब्रदर्स ने क्या किया था, इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट को इसके क्या किया था, बहुत ही वाइडली लेवल पे क्या किया था, इसको फैलाए थे। साथ ही बाद में महात्मा गांधी ने भी क्या किया था, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करके आगे उन्होंने क्या किया था, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की क्या की थी, महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी। तो पहला हमारा क्वेश्चन नंबर ए का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज
डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी कि इसमें से कौन से ऐसे इशूज हैं जो कि क्या करते हैं 1857 के रिवॉल्ट में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। यानी कि इनमें से हमें ऑप्शंस में क्या देखने, ऐसे कौन से ऑप्शंस हैं जिसके कारण हम लोग क्या समझेंगे कि जिसके कारण हमें 1857 का रिवॉल्ट उसका रीज़न नहीं है। पहला ऑप्शन है हमारे इशू ऑफ कार्टिलेट्स, यानी कार्टिलेट्स का जो इशू था कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही, जो कारतूस में क्या करते थे, जो चर्बी वगैरह यूज़ कर रहे थे जो ब्रिटिशर्स जो थे, जब उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने नए नए बंदूक वगैरह लाए थे उसमें जो कारतूस भरते थे, तो ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्लेमिंग की गई थी कि जो कारतूस भरते हैं उसके अंदर क्या होती है, काऊ और पिग का क्या करते हैं उसके अंदर, तो काऊ एंड पिग का उसके अंदर चर्बी यानी कि उनके फैट को इस्तेमाल किया जाता है। काऊ एंड पिग के फैट का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, जिस कारण से क्योंकि जो ब्रिटिश हमारी आर्मी थी उस टाइम पे, ब्रिटिश एम्पायर के जितने भी आर्मी ऑफिसर्स थे, जितने भी सैनिक वहाँ पे थे, तो अधिकतर वो सैनिक कैसे लोग थे, तो अधिकतर वो जो सैनिक थे वो या तो वो कैसे थे, मुस्लिम थे, या तो वो कौन थे, हिंदू थे। और जो कारतूस होता था उसको क्या करना पड़ता, दांत से उसको चबाना पड़ता था, फिर उसके अंदर गन के अंदर उसको पाउडर को डालना पड़ता था। अब जैसे ये बात किसको पता चली, मुस्लिमों को पता चली, वो क्या हो गए पिग, क्योंकि उनके रीजन में क्या करते, पिग को क्या माना जाता है, रिलीजियस नहीं माना जाता, उनको सही नहीं माना जाता, जिस कारण से मुस्लिम्स क्या हो गए, उसके अगेंस्ट चले गए। सेम कंडीशन हिंदू के साथ भी हुई कि हिंदू काऊ के लिए क्या चले गए, अगेंस्ट में चले गए, क्योंकि वो काऊ का क्या करेंगे, चर्बी वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे, दांत से उसको नहीं चबाएंगे, जिस कारण से कहीं ना कहीं हमें क्या देखता है, जो इंस्टेंट रिएक्शन कहीं हम क्या बोलते हैं, जो एक इंस्टेंट रीज़न था, जो इमीडिएट रीज़न था, जो अचानक से रीज़न हुआ था 1857 रिवोल्ट का, वो कहीं ना कहीं कौन था, हमारा इशू ऑफ कार्टिलेट्स था। नेक्स्ट हमारा है कन्वर्जन ऑफ इंडियंस टू क्रिश्चियनिटी, यानी कि इंडियंस जितने भी थे उनको किसके अंदर कन्वर्ट किया जा रहा था, जो क्रिश्चियनिटी में उनको कन्वर्ट किया जाए, कि सभी लोगों को ईसाई बनाने की वहाँ पर क्या कर रही थी, कोशिश की जा रही थी। तो ऐसा इसका भी क्या था, एक बहुत बड़ा रीज़न था। ये भी हमारे ऑप्शन दोनों क्या हो जाएंगे, इसके रीज़न होंगे। अब क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश ने क्या किया, जो ब्रिटिश स्कूल्स यानी कि जिस स्कूल को किसने, जो ब्रिटिशर्स ने खोला था, वहाँ पर वो कहीं ना कहीं क्या करते, उनको जो एजुकेशन देते थे, लोगों को ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वो यहाँ के लोगों को क्रिश्चियनिटी में क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी क्या था, एक बहुत बड़ा रीज़न था 1857 के रिवोल्ट का। नेक्स्ट हमारा है मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन फ्लावर्स, यानी कि आटे में वो लोग क्या करते थे, तो आटे के अंदर वो लोग जो बेसिकली हड्डी होते हैं, तो हड्डी के पाउडर का क्या करते थे, यूज़ करते थे। तो ये भी क्या था, एक उसका रीज़न था 1857 के रिवोल्ट का। लास्ट हमारा है गिविंग ड्यू राइट टू द प्रिंसली स्टेट, यानी कि प्रिंसली स्टेट्स के ड्यू राइट से क्या था, इसका रीज़न कोई भी हमारा नहीं होता है। तो हमें ऑप्शन में कौन से आंसर देखने थे, जो डिड नॉट कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कौन से रीज़न हो जाएंगे हमारे, गिविंग ड्यू राइट टू द प्रिंसली स्टेट, यानी कि हमारे सेकंड के ऑप्शन नंबर कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बेस्ट नोन रूलर ऑफ द सतवाहना डायनेस्टी, यानी कि सतवाहना डायनेस्टी के सबसे बेस्ट नोन रूलर कौन से हैं, है ना। पहला ऑप्शन है हमारे यज्ञ नासरी सतकर्णी, नेक्स्ट हमारे हैं सिमुका सतकर्णी, सी हमारा है गौतमी पुतासिरी सतकर्णी, एंड लास्ट हमारे हैं वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। तो जो भी हमारे क्या हैं, तो सतवाहना डायनेस्टी के जो सबसे बेस्ट नोन रूलर हमारे आएंगे वो कौन से हमारे हैं, तो हमारे हैं गौतमी पुतासिरी सतकर्णी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द पिक्चर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस, है ना। ये हमें क्या दिए गए, पिक्चर दिए गए, इस पिक्चर को हमने क्या करने हैं, आइडेंटिफाई करके हमें क्या करने, आंसर्स देने हैं। हमारे ऑप्शन से पहला ऑप्शन हमारा है टेराकोटा फिगर ऑफ अ सतवाहना रूलर, है ना, अशोका फाइटिंग कलिंग वॉर, टेराकोटा फाइटिंग डिपिक्टिंग अ सीन फ्रॉम महाभारत वेस्ट बंगाल, एंड लास्ट हमारे हैं अ स्कल्पचर डिपिक्टिंग कृष्ण एडवाइजिंग अर्जुना। तो ये जो पिक्चर हमारे दिए गए, पिक्चर हमें किस चीज़ों के बारे में क्या करें, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या वो टेराकोटा फिगर है एक सतवाहना रूलर का, यानी टेराकोटा मीन्स क्या होता है, तो टेराकोटा यानी कि खिलौना जो होता है, मिट्टी का जो खिलौना होता है, या ऐसी जिसको मिट्टी से बनाते वो होते हैं हमारे। क्या सतवाहना रूलर का क्या हमारा एक टेराकोटा फिगर है, तो हमारे ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा है अशोका फाइटिंग कलिंग वॉर, तो क्या अशोक क्या कर रहे हैं, कलिंग वॉर को फाइट कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कलिंग वॉर हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलिंग वॉर के बाद ही क्या होता है, तो कलिंग वॉर के आफ्टर में ही क्या जो अशोका होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते, लड़ाई वगैरह छोड़ देते हैं और वो किस रीजन को अपनाते हैं, तो इसके बाद ही वो क्या करते हैं,
लड़ाई नहीं करते कभी भी, और उसके बाद ही क्या करते हैं वो बौद्धिज्म रीजन को क्या करते हैं अशोका अडॉप्ट करते हैं, और साथ ही क्या करते हैं बौद्धिज्म का बहुत क्या करते हैं प्रचार भी करते हैं अलग अलग जगहों पर। नेक्स्ट हमारा है टेराकोटा फिगर डिपिक्टिंग अ सीन फ्रॉम महाभारत वेस्ट बंगाल। तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा है अ स्कल्पचर डिपिक्टिंग कृष्णा एडवाइसिंग अर्जुना। तो क्या कृष्ण क्या कर रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, कृष्ण अर्जुन को क्या कर रहे हैं, कुछ सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। हमारे ऑप्शन कौन से, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है, तो इस पिक्चर के अंदर में महाभारत का क्या दिया गया, एक सीन दिखाई दिया गया है ना। नेक्स्ट हमारे हैं नोट द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स इन ल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। यानी कि जो क्वेश्चन है किसके लिए, तो विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट है उनके लिए क्वेश्चन हमारे हैं। द डिडक्टिव इंफॉर्मेटिव सेक्शंस ऑफ महाभारता वेयर एडेड इन 200 to 400 सेंचुरी विच टेक्स्ट डू दे लार्जली रिजेंबल। यानी कि महाभारत में सबसे लार्जली किस टेक्स्ट को रिजेंबल किया जाता है, क्या वो हमारा सूत पिटक है, क्या वो हमारी मनुस्मृति है, क्या वो हमारा ऋग्वेद है, या फिर वो है हमारा उपनिषद। तो अगर कहीं भी क्या कहते हैं महाभारत की बात है, तो महाभारत के सेक्शन में जिसको सबसे ज़्यादा क्या लार्जली रिसेंबल किया जाता है जिस टेक्स्ट को, वो कौन सा हमारा है, तो वो हमारा है मनुस्मृति है। कौन सा हमारा हो जाएगा, मनुस्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन हमारे हैं। अशोका इरेक्टेड अ पिलर एट ब्लैंक टू मार्क दैट ही हैड विजिटेड दैट प्लेस। यानी कि अशोका ने क्या कहता है एक पिलर को क्या किया था, इरेक्ट किया था, जिससे वो क्या कर सके, मार्क कर सके कि वो इस प्लेस को क्या कर चुके हैं, विजिट कर चुके हैं, यानी इस प्लेस को पहले क्या कर चुके हैं, आ चुके हैं। तो कौन सी प्लेस थी, तो क्या वो सारनाथ थी, है ना, क्या वो सांची थी, क्या वो बोध गया थी, या फिर वो क्या थी, लुम्बिनी थी। तो अगर हम लोग सारनाथ की बात करते तो आफ्टर क्या होती है, तो महात्मा बुद्ध जो होते हैं नहीं, जो गौतम बुद्ध होते हैं, वो जब उनको ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति होती है, तो ज्ञान के प्राप्ति वो सबसे अपना पहला स्पीच कहाँ पर देते हैं, तो सारनाथ में ही देते हैं ना। नेक्स्ट हमारा है सांची। अब सांची कहीं ना कहीं जो सांची के जो स्तूप होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, हमारे बौद्ध रीजन को ही क्या करते हैं, बस उनके बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। बोधगया में क्या हुआ, जो महात्मा बुद्ध थे हमारे, तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, तो वो बोधगया के अंदर में हुई थी। और नेक्स्ट हमारा है लुम्बिनी। तो लुम्बिनी कहीं ना कहीं क्या बर्थ प्लेस है किनका, महात्मा बुद्ध का। तो अशोका ने कहाँ पे पिलर इरेक्ट किया था, तो अशोका ने जो पिलर इरेक्ट किया था वो कहाँ पर किया था, लुम्बिनी में ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हड़प्पन कल्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि इसमें क्या करना है, हड़प्पन कल्चर के बारे में क्या दिए, कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं, एंड उसमें हमें क्या देखने, कौन से हमारे ऑप्शंस वगैरह क्या है सही है, उसके बारे में क्या करने, आंसर देने हैं। पहला हमारा है स्टेटमेंट, द मोस्ट यूनिक फीचर वाज द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। यानी कि सबसे बड़ा मेन फीचर क्या था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो सबसे क्या था उसको यूनिक बना था बाकी सभी से, वहाँ पर क्या थी डेवलपमेंट किसकी थी, तो अर्बन सेंटर्स की क्या थी वहाँ पर डेवलपमेंट, यानी कि जो शहरी क्षेत्र वहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को हमें मिलते हैं। यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो कहीं ना कहीं शहरी क्या थे, सिविलाइजेशन थे, अर्बन सिविलाइजेशन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट है, द सेटलमेंट्स वेयर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस, द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन। यानी कि पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या बोल रहा है कि द सेटलमेंट्स जो है वो कितने सेक्शन में डिवाइडेड थे हमारे, तो 2 सेक्शंस के अंदर क्या थे, डिवाइड थे। तो जैसा हमें पता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वहाँ पर उनके जो भी सेक्शन, क्योंकि वहाँ पर क्या होती कास्टिज्म वहाँ पर नहीं था, वहाँ पर किसी तरह का रिलीजन वगैरह वहाँ पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलता है। तो जो उनके जो सेक्शंस थे वो 2 पार्ट में सेटलमेंट्स क्या थी, डिवाइड थी। एक हमारे सिटाडेल थे और दूसरे हमारे लोअर टाउन थे। यानी कि एक अगर प्लेस की हम लोग बात आते हैं, अगर ये सर्टेन एक प्लेस है तो यहाँ पर कुछ एक्स को इस पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, तो कुछ लोग कहाँ पर रहते थे, तो अपर पार्ट जिसको हम लोग सिटाडेल बोलते हैं, और बाकी लोग कहाँ रहते थे, लोअर टाउन यानी कि नीचे के एरिया में रहते थे। तो ऐसा माना जाता है एविडेंस के थ्रू कि सिटाडेल प्लेस में कैसे लोग रहते थे, तो उस टाइम पर जो काफ़ी रिच लोग हुआ करते थे, जो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रीस्ट वगैरह थे वो कहाँ पर रहते थे, तो वो सिटाडेल में रहते थे। और जो लोअर क्लास के लोग जो नॉर्मली
हमारे छोटे मोटे बिजनेसमैन थे जो कहीं काम करते थे, वर्कर्स वगैरह थे, वो कहीं ना कहीं कहाँ रहते थे, लोअर टाउन में। तो कहीं ना कहीं हमें क्या रीजन हमें देखने को नहीं मिलती है, कास्टिज्म हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था हमारा, वो दो सेक्शंस के अंदर क्या था, डिवाइड था। एक अपर पार्ट हमको सिटाडेल बोलते थे और दूसरे थे हमारे लोअर टाउन। यानी कि सिटाडेल वाले लोग कहाँ रहते थे, तो शहर के ऊंचे एरिया में रहते थे, और जो लोअर क्लास के लोग आते थे वहाँ पे जो इकोनॉमिकली लोअर होते थे वो लोअर टाउन में क्या करते थे, रहते थे। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, तो हमारा ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट हमारे हैं ड्रेनेज सिस्टम वाज ऑर्डिनरी एंड अनप्लान्ड। तो क्या हड़प्पन से ड्रेनेज सिस्टम क्या था, ऑर्डिनरी था और वो अनप्लान्ड था। तो स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। हड़प्पन में इसके भी क्या आती है, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर में आते हैं वो क्या आती है उनकी, तो उनकी ड्रेनेज सिस्टम आती है। जो ड्रेनेज सिस्टम उसको प्रॉपरली क्या किया गया था, प्लान किया गया था उस टाइम के अंदर भी। एंड लास्ट हमारे हैं रोड्स वेयर नॉट लेड आउट अलॉन्ग अ ग्रिड पैटर्न। तो ये ऑप्शन भी क्या हमारे गलत होंगे। यानी कि जो हड़प्पन से जितने भी रोड वगैरह बनाए गए थे वो कैसे बनाए जाते थे, तो रोड वगैरह जितने भी बनाए जाते थे वो हमारे ग्रिड पैटर्न के अकॉर्डिंगली क्या करते थे, बनाए जाते थे, है ना। यानी हर छोटे छोटे जो रोड होते थे, जो गलियां होती थी, वो एक मेन रोड से क्या हो जाती थी, कनेक्ट हो जाती थी। तो ऑप्शन नंबर हमारे 4 भी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो हमारे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन हमारा है ओनली 1 इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल गलत, क्योंकि हमारा ऑप्शन 2 भी क्या है, सही है। नेक्स्ट हमारे हैं ओनली 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही सही हो जाएंगे, क्योंकि हमारे 1 और 2 ही सिर्फ क्या है, करेक्ट आंसर हैं। बाकी हमारे ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, 2, 3 करेक्ट गलत हो जाएंगे, और ऑप्शन डी भी हमारे क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 होगा उसके हमारे करेक्ट आंसर कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएंगे, हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर 2 स्टेटमेंट्स मार्क्ड एज असर्शन ए एंड रीजन आर। मार्क योर आंसर एज पर द कोट्स गिवन बिलो। यानी कि यहाँ पर हमें 2 स्टेटमेंट दिए गए, एक हमें क्या दिया गया है, असर्शन दिया गया है, और एक हमें इसके रीजन दिए गए हैं। एंड दोनों ही हमें क्या करने हैं, इसमें बताने कि कौन से स्टेटमेंट हमारे क्या होंगे, ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली सही या फिर गलत होंगे। पहला हमारा है अशोका inscribed his messages to his subject and officials on stone surface। रीजन हमारा है he wanted to proclaim what religion should be followed by all। यानी कि असर्शन हमारा जो बोल रहा है कि अशोका क्या करते थे, अपने मैसेज को इंस्क्राइब करते थे अपने ऑफिशियल्स को, सब्जेक्ट्स को, कहाँ पर, तो स्टोन के सरफेस पे। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो असर्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रीजन, ही वॉन्टेड टू प्रोक्लेम व्हाट रिलीजन शुड बी फॉलोड बाय ऑल। तो क्या वो प्रोक्लेम करते कि किस तरह के लोगों को फॉलो करने या नहीं करने चाहिए। तो स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत, क्योंकि अशोका कहीं ना कहीं क्या थे, वो बौद्धिज्म को उन्होंने क्या किया था, अडॉप्ट किया था। तो सिंपल सी बात है, वो क्या चाहेंगे कि लोग बौद्धिज्म को ही क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बौद्धिज्म को ही क्या करें, अडॉप्ट करें। इसमें हम लोग ऑप्शन देखते हैं, हमारे पहला ऑप्शन हमारा है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। तो दोनों तुम्हारे बिल्कुल भी क्या है, ट्रू नहीं है, यानी कि रीजन हमारा क्या है, आर हमारा फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे हैं बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे हैं ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट हमारे क्या जाएंगे, स्टेटमेंट हमारे सी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइडेंटिफाई द क्राफ्ट सेंटर्स रिलेटेड टू द हड़प्पन सिविलाइजेशन विथ द हेल्प ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। यानी कि हमें यहाँ पर क्या दी है, कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी इसी इन्फॉर्मेशन के बेस हमें क्या करने हैं, तो हमें क्राफ्ट सेंटर्स के क्या करने हैं, नेम हमें पता करने हैं। पहला हमारा है लोकेटेड नियर द कोस्ट, एंड नेक्स्ट हमारा है दे वेयर स्पेशलाइज्ड फॉर मेकिंग सेल ऑब्जेक्ट। यानी कि पहला ऑप्शन हमें जो बोल रहा है कि जो सेंटर्स थे, जो क्राफ्ट सेंटर्स थे, वो कहाँ पर लोकेटेड थे, तो कोस्ट के पास क्या थे, तट के पास क्या थे, लोकेटेड थे। और दूसरे क्या बोला हमें, तो ये जो भी क्या थे, क्राफ्ट सेंटर थे, स्पेशलाइज्ड थे किस चीज़ों में, तो सेल ऑब्जेक्ट्स को बनाने में। तो ऑप्शन हमारे पहला है हमारा चनहुद्रो एंड मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट हमारे हैं नागेश्वर एंड बालाकोट। थर्ड हमारे हैं हड़प्पा एंड लोथल, एंड लास्ट हमारे हैं बरूच एंड ढोलावीरा। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर बात करते हैं कि इसकी कोस्ट के पास, यानी कि कोस्ट के पास और
सेल ऑब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज्ड मेकिंग किनकी थी, तो कहीं ना कहीं वो कौन थे हमारे, तो नागेश्वर एंड बालाकोट हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हमारे सही हो जाएंगे। यानी कि नागेश्वर बालाकोट दोनों ही कहाँ पर थे, तो कोस्ट के पास होते थे एंड दोनों ही क्या थे, तो दोनों ही स्पेशलाइज थे किन चीज़ों को बनाने में, तो सेल ऑब्जेक्ट्स को बनाने में दोनों ही क्या थे, स्पेशलाइज्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं हु रोट द बुक किताबुल हिंद, यानी कि जो किताबुल हिंद के क्या थे हमारे राइटर कौन है ना, हु रोट द बुक किताबुल हिंद, तो किताबुल हिंद के हमारे राइटर हमें कौन देखने को मिलते हैं, क्या वो हमारे इब्न बतूता है ना, क्या वो अल बिरूनी है, क्या वो हमारे फ्रैंकोइस बर्नर है, क्या वो हमारे अब्दुल रज़ाक हैं। तो कहीं हम लोग किसकी बात करते हैं, अगर हम लोग किताबुल हिंद की बात करते हैं तो किताबुल हिंद को किन्होंने लिखा था, तो किताबुल हिंद को जो लिखा था वो अल बिरूनी ने लिखा था। और अगर हम लोग बात करते इब्न बतूता की, तो इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है रिहाला। कौन सी इनकी फेमस बुक है, तो रिहाला इनकी क्या है, बहुत ही फेमस बुक है ना। तो किताबुल हिंद राइटर कौन हो जाएंगे, तो अल बिरूनी क्या हो जाएंगे, हमारे किताबुल हिंद के राइटर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद द रेफरेंस टू द मगध एम्पायर, यानी कि हमें यहाँ पर क्या दिए गए, कुछ यहाँ पर रेफरेंस दिए गए किसके बारे में, मगध एम्पायर के बारे में कुछ रेफरेंस दिए गए, हमें बताने हैं कि कौन से ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट है ना। हमें कौन से ऑप्शन देखने हैं, तो जो ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे ऑप्शन हमें क्या करने हैं, देखने हैं। पहला ऑप्शन है हमारा है इनिशियली पाटलिपुत्रा वाज द कैपिटल ऑफ मगध। नेक्स्ट हमारे हैं चंद्रगुप्त was one of the early rulers of the Magad who ruled in 6 BC. Next हमारे हैं Magad became the most powerful महाजनपद between 6th and 4th BC. and last हमारे हैं अशोका was the founder of the Mauryan dynasty. तो पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि इनिशियली पाटलिपुत्रा वाज द कैपिटल ऑफ मगध, तो जो इनिशियली जो पाटलिपुत्रा मगध की जो कैपिटल थी वो कौन सी, पाटलिपुत्रा नहीं थी, वो कौन सी थी, वो राजगृह थी। कौन सी थी, वो राजगृह थी, यानी कि जब मगध की जो इनिशियली कैपिटल थी वो कौन सी थी, हमारी राजगृह थी। नेक्स्ट हमारे हैं चंद्रगुप्त वाज वन ऑफ द अर्ली रूलर्स ऑफ मगध, यानी कि हु रूल्ड इन 6 BC, यानी कि 6 BC के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे, वो अर्ली क्या थे, रूलर्स थे जो इन्होंने मगध पर क्या किया था, रूल किया था। स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ही ये स्टेटमेंट में हमारे क्या है, गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले क्या था हमारा, तो हम लोग क्या थे, चंद्रगुप्त मौर्य से पहले हम लोग देखते हैं कि जो सुंग डायनेस्टी के लोग, जो पुष्यमित्र सुंग वगैरह थे, उन्होंने क्या किया था, मगध के ऊपर रूल वगैरह वो लोग क्या किए थे, पहले इनसे कर चुके थे। तो ये ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, गलत होंगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है मगध बिकेम द मोस्ट पावरफुल महाजनपद बिटवीन 6th and 4th BC, तो ये ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यानी कि 6th से लेके 4th BC तक मगध क्या था, हमारा सबसे पावरफुल क्या था, महाजनपद था। क्या था, महाजनपद सबसे पावरफुल कौन था, 6 से लेके 4th BC तक हमारा मगध था। नेक्स्ट हमारा है अशोक वाज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, यानी कि जो मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर थे वो कौन थे, हमारे अशोका थे। तो मौर्यन डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो अशोका नहीं थे, वो कौन थे हमारे, तो फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त कौन थे, तो फाउंडर थे जो मौर्यन डायनेस्टी के, वो चंद्रगुप्त कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने क्या किया था, मौर्यन डायनेस्टी का फाउंडर थे वो, जिन्होंने फाउंडर किन की हेल्प से बने थे वो, तो फाउंडर बने थे वो कौटिल्य के हेल्प से। किन की हेल्प से, तो कौटिल्य के हेल्प से क्या बने थे, वो फाउंडर बने थे, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, या फिर इनको क्या बोला जाता है, चाणक्य भी बोला जाता है। क्या इनको बोला जाता है, चाणक्य भी इनको हम लोग क्या करते हैं, बोलते हैं। इन्होंने क्या लिखी थी, तो इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी। इनके बुक का नेम क्या था, अर्थशास्त्र था। क्या था इनके बुक का नाम, इनकी जो फेमस बुक इसका नेम क्या था, अर्थशास्त्र था। तो अर्थशास्त्र के इन्होंने क्या किया था, बताया था कि राजा को कैसा होना चाहिए, है ना। इसमें पूरी उन्होंने क्या की थी, डिटेलिंग की थी कि राजा के क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या उनकी ड्यूटी होती है, साथ ही साथ क्या होता है हमें। तो उस टाइम पे मौर्यन डायनेस्टी में हमें बहुत बड़ा जो सोर्स हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिलता है, चंद्रगुप्त सॉरी जो कौटिल्य की जो बुक थी अर्थशास्त्र, इनसे हमें क्या मिलता है, जो मौर्यन डायनेस्टी के बारे में हमें क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। वही हम लोग बात करते हैं अगर इंफॉर्मेशन की, मॉडर्न डायनेस्टी की, तो यहीं पर क्या आए थे, तो एक मेगास्थनीज भी क्या हुए थे, एक दरबारी आए थे। क्या आए थे, कौन,
मेगास्थनीज भी क्या हुए थे, आए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही इन्होंने भी क्या लिखी थी, एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी। इनके बुक का क्या नेम था, तो इनकी जो बुक थी इसका नाम था इंडिका। तो इंडिका से भी हमें कहीं ना कहीं क्या मिलती है, तो मॉडर्न डायनेस्टी में हमें बहुत बड़ी क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 11। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर दिस दरगाह इज लोकेटेड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यानी कि हमें क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर हमें स्टेटमेंट के बेसिस में क्या करने हैं, एक दरगाह के बारे में बताने को, दरगाह का क्या है, प्लेस कहाँ पर वो दरगाह हमारा लोकेटेड है। पहला हमारा है इट इज़ अ दरगाह ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, एंड सेकंड हमारा है अकबर विजिटेड दिस प्लेस मैनी टाइम्स। यानी कि ये दरगाह किनका दरगाह होगा, तो ये दरगाह जो हमारा है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या है, ये दरगाह है। और दूसरा अकबर क्या कर चुके हैं, तो अकबर विजिटेड दिस प्लेस मैनी टाइम्स, यानी कि अकबर ने बहुत बार क्या किया, इस प्लेस को उन्होंने विजिट किया है। तो दरगाह मोइनुद्दीन चिश्ती का जो हमें सिंपली हमें क्या देखने हैं कि जो मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या था, जो दरगाह था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का, वो दरगाह उनका कहाँ पर है ना। क्या वो दिल्ली में है ना, क्या वो महरूली में है, क्या वो अजमेर में है, या फिर वो फतेहपुर सिकरी के अंदर है। तो कहीं ना हम लोग बात करते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की, तो वो कहाँ पर हमें देखने को मिलती है, तो वो अजमेर के अंदर है। यानी कि जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो कहाँ पर है, हमारा अजमेर में है ना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 12। Which one of the following countries was the source of cotton after the break of the civil war in 1865? यानी कि 1861। तो 1861 के अंदर क्या होता है, तो अमेरिका के अंदर क्या होता है, अमेरिका के अंदर हमारा सिविल वॉर क्या होता है, स्टार्ट होता है। क्या होता है, हमारा अमेरिका के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट होता है। एंड जो अमेरिका था उस टाइम पे क्या था, कॉटन का बहुत बड़ा क्या था, कॉटन का ये क्या था, बहुत बड़ा सोर्स था अमेरिका में। तो जैसे ही क्या हो गया, अमेरिका के अंदर वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया, तब कंट्री आपस के अंदर में ही क्या हो, इसके कंट्री में ही क्या हो गया, आपस में अलग अलग पार्टी के लोग, यानी कि अलग अलग ग्रुप्स में क्या हो गई, कंट्री के अंदर ही लड़ाई वगैरह यहाँ पर शुरू हो गई। जिस कारण से जो कॉटन को क्या करते थे लोग, एक्सपोर्ट करते थे, किसको, यूनाइटेड किंगडम को ये क्या करते थे, कॉटन को जो इन्होंने क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं क्या होने लगा, तो अब क्योंकि इनके कंट्री में खुद ही लड़ाई चल रही है, तो इनका एक्सपोर्ट का बिजनेस कहीं ना कहीं इससे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो गया। अब क्योंकि यूके को क्या चाहिए, कॉटन की सप्लाई तो इनको चाहिए थी, तो ये किसके पास गया, तो ये अपनी सप्लाई कहाँ से लेते थे, तो ये इंडिया से क्या करते थे, कॉटन वगैरह को इंपोर्ट करते थे। कहाँ से इंपोर्ट करवा रहे थे ये, तो इंडिया से यूके वाले क्या करते थे, कॉटन को इंपोर्ट करते थे। कि उस टाइम पे सिविल वॉर के टाइम पीरियड में जो यूके था वो कॉटन किससे इंपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे वो कॉटन इंडिया से इंपोर्ट कर रहे थे। लेकिन क्या होता है कि 1861 टू 65 क्या होता है, अमेरिका के अंदर हमारा सिविल वॉर हमें देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है 1865 के अंदर जब वॉर क्या होता है, एंड हो जाता है। जब वॉर के एंड होने के बाद फिर से क्या करता है अमेरिका, फिर से क्या करते हैं यूके, फिर से क्या करते हैं, कॉटन के लिए किससे डिमांड करते हैं, अमेरिका से फिर से कॉटन क्या करते हैं, इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द सोर्स ऑफ कॉटन आफ्टर, यानी कि कौन सा जो कॉटन का क्या था, एक सोर्स था जब अमेरिका के अंदर क्या हुई थी, 1861 के अंदर अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी। तो कॉटन का सप्लायर कौन बना था, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, क्या अमेरिका, तो यहाँ पे सिविल वॉर ही हमारी स्टार्ट हुई थी, है ना। अफ्रीका भी हमारे नहीं होंगे, है ना, श्रीलंका भी नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडिया। इंडिया क्या था, तो जब अमेरिका में 1861 में सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी, तो इंडिया क्या था उस टाइम पे, कॉटन का क्या था, बहुत बड़ा एक सप्लायर था। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहे हैं, विथ रेफरेंस टू द रोल ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया मैच कॉलम बी विथ कॉलम ए बाय यूजिंग द कोट्स गिवन बिलो। यानी कि इसमें हमें क्या दिया, कुछ यहाँ पर ब्रिटिश ऑफिसर्स के हमें क्या दिए गए, यहाँ पर नेम दिए गए हैं, एंड कॉलम बी में उनके लिए कुछ, उनके रेफरेंस में कुछ हमें क्या दिए गए, वर्किंग कुछ हमें पॉइंट्स दी गई हैं। तो हमें क्या करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से क्या करना है, कोट्स गिवन बिलो है उसके थ्रू क्या करना है, हमें मैच करना है। पहला हमारा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, पहला हमारे कौन से हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस।
नेक्स्ट हमारे हैं ऑगस्टस क्लीवलैंड, नेक्स्ट हमारे फ्रांसिस बुचनन और लास्ट हमारे हैं डेविड रिकार्डो। तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑब्जर्वर दिए गए हैं ना, इकोनॉमिस्ट हैं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं और लास्ट हमारे पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर मैच करते हैं तो हमारे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ये कौन थे, हमारे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे ये थे कौन, तो ये एक गवर्नर ऑफ क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ ये बंगाल थे। नेक्स्ट हमारे ऑगस्टस क्लीवलैंड, तो जो ऑगस्टस क्या थे हमारे क्लीवलैंड थे, इन्होंने क्या किया था, हमारा जो ऑगस्टस क्लीवलैंड थे ये क्या कहते पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन क्या किया था इन्होंने लाया था। नेक्स्ट हमारे हैं फ्रांसिस बुचनन, तो फ्रांसिस बुचनन जो थे कौन थे, तो फ्रांसिस बुचनन हमारे कौन थे, ऑब्जर्वर थे, कौन थे, ऑब्जर्वर थे। लास्ट हमारे हैं डेविड रिकार्डो, तो जो डेविड रिकार्डो थे ये कौन थे, तो ये एक इकोनॉमिस्ट थे यानी कि एक अर्थशास्त्री थे। तो पहला हम लोग क्या देखते हैं कि पहला हमारा ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा थर्ड नंबर। तो ए का थर्ड में यहाँ भी नहीं दिया गया है, ए का थर्ड में बी और सी में दे रहे हैं, डी में हमें क्या दे रहे हैं, सेकंड दे रहे हैं। तो ए और डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहले ही हमारा गलत हो जाएगा। हमारे दो ऑप्शन बच गए बी एंड सी, तो बी में हम लोग देखते हैं ऑगस्टस क्लीवलैंड कौन थे हमारे, तो ऑगस्टस क्लीवलैंड ने क्या किया था, पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन किया था, यानी कि बी का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, बी में हमें 4 कहाँ देखने को मिल रहा है, तो हमें ये सी में देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारा बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि हमारे जो क्वेश्चन नंबर 13 के आंसर कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 14, हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फ्लैग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश इन बिहार। यानी कि हमें बताया गया कि बिहार के अंदर जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी कहाँ, इंडिया के अंदर, तो बिहार में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने क्या किया था, लड़ाई की थी। क्या वो नाना साहब थे, है ना, क्या वो मौलवी अहमदुल्ला थे, क्या वो कुंवर सिंह थे, या क्या वो हमारे ब्रिजेश कादर थे। तो अगर हम लोग बात करते हैं 1857 के रिवोल्ट की, तो 1857 का रिवोल्ट के क्या थे, बहुत सारे रीजंस थे जिसको हम लोगों ने क्या किया था, अपने स्टार्टिंग क्वेश्चन में डिस्कस किया था, है ना। स्टार्टिंग में हमने दिखा था कि रीजंस तो बहुत सारे थे, है ना, क्योंकि बेसिकली लोग क्या करते थे, तो वो लोग क्या करते थे, बोन में क्या करते, फ्लावर के अंदर क्या करते थे, फ्लावर के अंदर बोन पाउडर का क्या करते थे लोग, यूज़ कर रहे थे, है ना, ये एक रीज़न बना था हमारा। दूसरा हमने देखा था कि जो काऊ और पिग का वो लोग क्या करते, फैट यूज़ करते थे गन पाउडर के लिए, है ना। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, कन्वर्जन ऑफ क्या हो रहा था, कन्वर्जन ऑफ इंडियंस इनटू क्रिश्चियनिटी, क्या क्रिश्चियनिटी, है ना। तो ये भी क्या थे, बहुत सारे अलग अलग क्या हुए थे, रीजंस हुए थे, लेकिन जो इमीडिएट रीज़न था वो कौन था हमारा, तो इमीडिएट रीज़न जो था वो काऊ पिग का फैट जो लोग गन में क्या करते थे, यूज़ करते कारतूस वगैरह में, है ना। तो ये सबसे बड़ा रीज़न क्या था, ये हमारा सबसे बहुत बड़ा क्या था, इमीडिएट रीज़न था, है ना। रीज़न तो ये सारे थे, लेकिन किस वजह से स्टार्ट हो गया था तुरंत, तो कौन था हमारा, तो काऊ पिग का जो फैट लोग यूज़ करते थे गन के लिए, है ना, गन पाउडर में, तो वो हमारा सबसे बड़ा क्या था, रीज़न था। और 18 से हम लोग रिवोल्ट की बात करते तो कहीं ना कहीं क्या हुई थी, बैरकपुर से कहाँ पे स्टार्ट हुई थी ये, तो बैरकपुर से, कहाँ पे, तो बैरकपुर एक जगह है जहाँ पर कौन थे, मंगल पांडे क्या थे, कौन थे, तो बैरकपुर के जगह में कौन थे वहाँ पर, तो जो मंगल पांडे थे उन्होंने क्या कर दिया था, तो उन्होंने क्या किया था, इस जो गन को क्या करते यूज़ करने से बिल्कुल मना करे, क्योंकि उन्हें पता चला कि इस गन में क्या किया जा रहा है, तो इस गन के मतलब जो भी उसमें बारूद गन के अंदर डाले जा रहे थे उसके अंदर क्या होता था, तो काऊ और पिग के फैट का वहाँ पर यूज़ किया जाए, जिस कारण से मंगल पांडे ने क्या किया था, मना किया था। लेकिन उनके एक दोस्त हुआ करते थे ब्रिटिश आर्मी में, तो उनके फ्रेंडशिप के जब उन्होंने क्या किया, उनको समझाया कि नहीं हम लोग ऐसा बिल्कुल भी क्या करें, यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मंगल पांडे उनकी बात मानकर क्या किया, उन्होंने उसका यूज़ किया। लेकिन जब बाद में मंगल पांडे को पता चली कि जो ब्रिटिश लोग क्या कर रहे हैं, तो अपने गन पाउडर में क्या कर रहे हैं, काऊ और फैट का क्या कर रहे हैं, काऊ और पिग के फैट का यूज़ करें। इसके बाद मंगल पांडे ने क्या किया था, तो वहाँ पर अंग्रेजों के खिलाफ क्या करते लड़ाई के लिए क्या गए थे, शुरू हो गए थे। उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों के अगेंस्ट वो लड़ना क्या कर दिए थे, शुरू कर दिए थे। और यहीं से हमें क्या देखने को मिलता है, तो जो हमारा 1857 का जो रिवोल्ट है हमारा है, वो क्या होता है हमारा,
स्टार्ट होता है ना, जिसको अलग अलग लोगों ने क्या किया था, अलग अलग जगह से क्या किया था, लीड किया था। अगर हम बात करें नाना साहब की, तो इन्होंने कहाँ से लीड किया था, तो इन्होंने कानपुर से किया था, है ना। और भी थी, जैसे हम लोग बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की, तो उन्होंने झांसी से किया था, है ना। वीर कुंवर सिंह जो हमारे थे, तो वीर कुंवर सिंह जो हमारे आएंगे, इन्होंने बिहार में क्या किया था, 1857 के रिवोल्ट का इन्होंने क्या किया था, लीड किया था। यानी कि बिहार में जो अगर 1857 के रिवोल्ट की बात आएगी, तो सबसे पहले किन की नाम आएगी, हमारी कुंवर सिंह की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 15। द बैंक वॉज द अमाउंट असेस्ड एंड डैश वॉज द अमाउंट कलेक्टेड बाय द मुगल किंग्स एज लैंड रेवेन्यू। यानी कि जो लैंड रेवेन्यू की हमें बात करें कि जो लैंड रेवेन्यू थे, जो मुगल किंग्स क्या करते थे, लैंड रेवेन्यू को क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। तो वो अमाउंट जो असेस्ट करते थे उसको क्या बोलते थे, और जो अमाउंट मुगल किंग्स कलेक्ट करते थे उसको हम लोग क्या बोलते थे। पहला हमारा है ऑप्शन में इक्ता एंड जागीर हमारा है। नेक्स्ट हमारा है ऑप्शन जमा एंड हासिल। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है नगदी एंड इक्ता। और लास्ट ऑप्शन हमारे हैं जब्ती एंड जमा। तो कहीं ना कहीं हम लोग अगर बात करते हैं किसकी, लैंड रेवेन्यू की, तो लैंड रेवेन्यू की हम लोग बात करते हैं, तो हमारे ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे, तो हमारे ऑप्शन वहाँ पर बी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, जमा एंड हासिल। कौन से हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, जमा एंड हासिल हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवलर इन द विजयनगर इन द 15th century and was greatly impressed by the fortification of the विजयनगर। यानी कि कौन ऐसा ट्रैवलर था जो यहाँ पे विजयनगर में आया था, कब, 15th सेंचुरी के अंदर में विजयनगर में वो आए थे। और वो क्या थे, बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे, किससे, तो जो विजयनगर का जो फोर्टिफिकेशन था उससे क्या हुए थे, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुए थे, है ना। क्या वो दौड़ते बारबोसा थे, है ना, क्या वो कोलिन मैकनिज़न थे, क्या वो अब्दुल रज़ाक थे, या फिर वो डोमिंगो पेस थे। तो हम लोग बात करते हैं अगर ट्रैवलर के जो 15th सेंचुरी में कहाँ पे आए थे, विजयनगर एम्पायर के अंदर आए थे, तो वो कौन थे, हमारे अब्दुल रज़ाक थे। हमारे ऑप्शन कौन से आएंगे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अब्दुल रज़ाक। अब क्वेश्चन हमारे क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन में ये भी दे सकते हैं कि जो अब्दुल रज़ाक थे ना, अब्दुल रज़ाक 15th सेंचुरी के अंदर वो कौन से एम्पायर को क्या किए थे, विजिट किए थे। तो वहाँ पर हमारा क्या देखना होगा, विजयनगर हमारे एम्पायर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन में ऐसे भी वो हम बता सकते हैं कि जो विजयनगर एम्पायर के अंदर जो अब्दुल रज़ाक थे वो किस सेंचुरी के अंदर में क्या हुए थे, वो आए थे। और लास्ट क्वेश्चन में क्या बन सकते हैं कि जो विजयनगर में जो कौन आए थे, जो हमारे अब्दुल रज़ाक आए थे 15th सेंचुरी के अंदर में, तो विजयनगर के अंदर किस चीज़ से क्या हुए थे, बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हुए थे। तो किससे इंप्रेस्ड हुए थे वो, तो फोर्टिफिकेशन ऑफ द विजयनगर से क्या हुए थे, बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हुए थे। यानी कि 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसका हमारे ऑप्शन कौन से सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 17। अबुल फजल वाज अ कोर्ट हिस्टोरियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पेरियर। यानी कि जो अबुल फजल थे वो बहुत बड़े क्या थे, हिस्टोरियन थे, है ना। वो कौन से मुगल एम्पेरियर के क्या थे, कोर्ट में वो हिस्टोरियन थे, है ना। क्या वो हुमायूं थे, क्या वो अकबर थे, क्या वो बाबर थे, क्या वो जहांगीर थे। तो अगर हम लोग बात करते हैं किनकी, तो अगर हम लोग बात करते हैं अबुल फजल की, तो अबुल फजल एक कोर्ट हिस्टोरियन किसके एम्पेरियर टाइम पे थे, तो वो थे हमारे अकबर के टाइम पे। किसके टाइम पर थे, अकबर के टाइम पर क्या थे, ये एम्पेरियर। अकबर के टाइम पे क्या थे, अबुल फजल कोर्ट क्या थे, हिस्टोरियन थे, है ना। अगर हम लोग बात करते हैं हुमायूं की, तो हुमायूं कौन थे, तो जो हुमायूं कौन थे हमारे, तो हुमायूं जो थे कौन थे हमारे, तो हुमायूं कौन थे, अकबर के क्या थे, ये फादर थे। कौन थे ये, अकबर के फादर थे। हुमायूं कौन हो जाएंगे, अकबर के फादर हो जाएंगे। वही हम लोग अकबर की बात करते हैं, तो अकबर कहीं ना कहीं हम लोग क्या मानते हैं, तो अकबर को हम लोग ऐसा मानते हैं कि क्या थी, जो मुग़ल टाइम में जो मुग़ल सबसे बड़े राजा निकले, सबसे अच्छे राजा निकले हैं कहीं ना कहीं, वो कौन थे, हमारे अकबर ही थे। इन्होंने क्या किया, जजिया जो टैक्स था तो जजिया जो टैक्स होता था, तो जजिया टैक्स को इन्होंने क्या किया था, ख़त्म किया था, है ना। इन्होंने क्या की थी, ये सब इनके टाइम पे क्या होती थी, सभी रिलीजन को क्या कहता है, रिलीजन्स को क्या किया जाता था, तो सभी रिलीजन को क्या किया जाता है, जितने भी रिलीजन होते थे इस सभी को क्या करते थे, रिलीजन को इक्वली क्या करते थे, इक्वली क्या करते थे, ये ट्रीट करते थे। क्या करते थे, इक्वली ट्रीट करते थे, है ना। अगर हम लोग बात करते हैं किनकी, बाबर की, तो बाबर कौन है हमारे, तो जो बाबर है वो हमारे क्या बोलते हैं, इनको हम लोग
तो बाबर जो है वो हमारे कौन है, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी। कौन है, फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी, है ना, फाउंडर ऑफ कौन है ये, मुगल डायनेस्टी। इन्होंने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को मारा था। क्या किया था, इन्होंने ही इब्राहिम लोदी को क्या किया था, मारा था, है ना। इब्राहिम लोदी को इन्होंने क्या किया था, किल्ड इब्राहिम लोदी। क्या किया था, इन्होंने ही इब्राहिम लोदी को किल किया था इन द बैटल ऑफ पानीपत, है ना। पानीपत के बैटल में इन्होंने क्या किया था, जो कि 1556 के अंदर हुई थी, बैटल ऑफ पानीपत। इन्होंने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को मार करके जो लोदी डायनेस्टी थी, कौन थी, तो जो लोदी डायनेस्टी थी, तो इन्होंने क्या किया था, लोदी डायनेस्टी को ख़त्म किया था। एंड इन्होंने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को मारने के बाद क्या किया था, बाबर ने मुगल डायनेस्टी की क्या थी, स्टार्ट की थी। मुगल डायनेस्टी उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो हमारे ऑप्शन कौन से जाएंगे हमारे, तो अबुल फजल जो थे वो अकबर के कोर्ट में क्या थे, हिस्टोरियन थे। और अकबर क्या करते थे, 9 ज्वेल्स थे अकबर के पास। कितने ज्वेल्स थे, तो 9 ज्वेल्स, यानी कि 9 रत्न अकबर के हुआ कर, जिसमें मुल्ला दो प्याजा, टोडरमल, मानसिंह, है ना, तानसेन, ये सभी क्या होते थे, अकबर के 9 ज्वेल्स में क्या आते थे। और 9 ज्वेल्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, तो अबुल फजल भी देखने को मिलते हैं अकबर के 9 ज्वेल्स के अंदर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट प्लेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यानी कि इस ऑप्शंस में हमें क्या करने, करेक्ट हमें क्या करने, प्लेस के बारे में हमें बताने हैं। स्टेटमेंट हमारा है, दशहरा फेस्टिवल वॉज हेल्ड विथ ग्रेट प्रेस्टीज एंड पावर एट डैश द विजयनगर एम्पायर। यानी कि दशहरा फेस्टिवल है वो क्या था, बहुत ही ग्रेट प्रेस्टीज एंड पावर से क्या होता था कहाँ पर, एट द विजयनगर एम्पायर में, कहाँ पर होता था। तो पहला ऑप्शन हमारा है हजराराम टेम्पल, दूसरा ऑप्शन हमारे हैं विरूपक्ष टेम्पल, है ना, थर्ड हमारे हैं लोटस टेम्पल, एंड लास्ट हमारे हैं महानवमी दिब्बा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं दशहरा फेस्टिवल की, जो कि बहुत ही ग्रेट प्रेस्टीज एंड पावर के साथ कहाँ विजयनगर में होते थे, तो कहाँ पर होते थे हमारे, तो वो हमें देखने को मिलते हैं महानवमी दिब्बा में। कहाँ देखने को मिलते हैं हमें, वो महानवमी दिब्बा में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, Why was the task of defining minority rights in the Constituent Assembly difficult? Choose the correct option from the following. पहला हमारा है different groups had different demands regarding rights. Next हमारे हैं British did not want to include it in the constitutional framework. नेक्स्ट हमारे हैं गांधी जी अपोज्ड द आइडिया ऑफ स्पेशल राइट्स फॉर सम सेक्शन, एंड लास्ट हमारे हैं राइट्स ऑफ पीपल इन प्रिंसली स्टेट्स वेयर एम्बिगस। तो इसमें हमें क्या बोल रहा है कि जब माइनॉरिटी का जो टास्क था, डिफाइनिंग माइनॉरिटी को राइट देना, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी था या बहुत ज़्यादा वहाँ पे मुश्किल हो रही थी। तो ऐसा क्या रीज़न था, तो पहला रीज़न हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैड डिफरेंट डिमांड्स रिगार्डिंग राइट्स। यानी कि राइट्स को लेकर के, अधिकार को लेकर के जो अलग अलग क्या थे ग्रुप्स के लोग थे, उनकी डिमांड भी क्या थी, बिल्कुल ही अलग अलग थी। तो ये ऑप्शन हमारे बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। यानी कि जो माइनॉरिटी को राइट देना दिक्कत इसलिए हो रही थी क्योंकि जो अलग अलग क्या थे ग्रुप्स के लोग थे राइट्स को रिगार्डिंग, यानी कि राइट्स को लेके जो उनके क्या होते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके जो डिमांड थे, वो सभी के डिमांड क्या थे, बिल्कुल ही अलग अलग थे। नेक्स्ट हमारा है ब्रिटिश डिड नॉट वांट टू इंक्लूड इट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे हमें बोला गया जो ब्रिटिशर्स थे क्या उसको कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या करना, फ्रेमवर्क में इंक्लूड नहीं करना चाहते थे। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे ऑप्शन है गांधी जी अपोज द आइडिया ऑफ स्पेशल राइट्स फॉर सम सेक्शन। तो क्या गांधी जी क्या कर देते हैं, अपोज कर दे स्पेशल राइट्स को किसी सेक्शंस के लिए, कुछ सेक्शंस के लिए। तो ये भी ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे। लास्ट हमारा है राइट्स ऑफ पीपल इन प्रिंसली स्टेट्स वेयर एम्बिगस। तो क्या प्रिंसली जितने भी लोग थे उनके राइट्स एम्बिगस थे, तो ये ऑप्शन में हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी कि जो जितने भी माइनॉरिटी का राइट्स को डिफाइन करना मुश्किल इसलिए हो रहा था क्योंकि जितने भी अलग अलग ग्रुप्स थे उनकी डिमांड क्या थी, तो राइट्स को लेके उनकी डिमांड भी क्या थी, अलग अलग थी।
तो हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 19 के हमारे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, यानी कि हमें यहाँ पर क्या दी गई है, तो यहाँ पर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन एज ए स्टेटमेंट क्या किए गए हैं, दिए गए। इस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हमें क्या करने हैं, पर्सन के नेम क्या करने हैं, हमें आइडेंटिफाई करने हैं। पहला ऑप्शन हमारा है ही वॉज बोर्न एट तांजीर इन वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड एजुकेटेड फैमिली, यानी कि इनका जो बर्थ प्लेस है कहाँ पर हुआ था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो तांजौर में हुआ था, जो कि क्या है, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और एजुकेटेड फैमिली के अंदर, यानी कि बहुत ही अच्छी फैमिली इनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था। पढ़े लिखे फैमिली में क्या हुआ था इनका जन्म, इनके माता पिता इनके पेरेंट्स क्या थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, तो ऐसी फैमिली में क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हमारा है ही कंसिडर्ड एक्सपीरियंस गेन्ड थ्रू ट्रैवल एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज देन बुक्स, तो इन्होंने क्या बोला, तो इन्होंने बोला कि ये क्या करते हैं, इन्होंने जो भी एक्सपीरियंस गेंड किया है, किससे गेंड किया है, ट्रैवल के थ्रू किया है, और ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ट्रैवल को क्या करते हैं, एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज ज़्यादा मानते हैं एज कम्पेयर टू द बुक्स, यानी कि बुक के में क्या करते हैं, ट्रैवल को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं एज अ नॉलेज के लिए। कौन है, तो इनके हमें नेम बताने हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है ही हैड ट्रैवल टू मिडल ईस्ट एंड फ्यू ट्रेडिंग पोर्ट्स ऑन द कोस्ट ऑफ ईस्ट अफ्रीका, यानी कि क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं कहाँ पर, मिडिल ईस्ट में इन्होंने क्या किया है, ट्रैवल किया है, और साथ ही साथ इन्होंने ईस्ट अफ्रीका के कुछ पोर्ट्स में ही क्या किया, इन्होंने ट्रैवल किए हैं। एंड लास्ट ऑप्शन हमारा है ही रोट अ बुक नेम्ड रिहाला, यानी कि इन्होंने कौन सी एक फेमस बुक लिखी है, तो इन्होंने क्या एक बहुत ही फेमस बुक लिखी है, इनकी बुक का नेम है रिहाला। तो हमारे ऑप्शन से पहला हमारा है क्या वो इब्न बतूता होंगे हमारे, है ना, क्या वो हमारे फ्रांकोइस बर्नियर हो जाएंगे, क्या हमारे वो अल बिरूनी होंगे, या लास्ट ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, डोमिंगो पेस हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या बात करते हैं, अगर हम इन ऑप्शंस पे अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं, तो अगर हमें क्या रिहाला, अगर हमें बुक का दिमाग आता है, तो रिहाला बुक अगर हम लोग कहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो रिहाला जो सबसे फेमस बुक है, इनके राइटर कौन थे हमारे, तो इब्न बतूता क्या हो जाएंगे हमारे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। रिहाला के जो राइटर हो जाएंगे हमारे वो कौन होंगे, इब्न बतूता हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, यानी कि क्वेश्चन 20 का हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं गांधी जी आस्क फॉर द रिमिशन ऑफ टैक्सेस फॉर द पीसेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, यानी कि जो महात्मा गांधी थे इन्होंने किस मूवमेंट के अंदर क्या किया था, तो महात्मा गांधी ने किस मूवमेंट के अंदर क्या किया था, किसानों को बोला था कि आप टैक्सेस का क्या कर दो, रिमिशन कर दो, क्या कर दो, टैक्सेस का रिमिशन कर दो, यानी कि आप टैक्सेस को क्या कर दो, छोड़ दो, टैक्सेस आपको क्या करना है, तो आप ब्रिटिशर्स को क्या दोगे, तो आप जो होगे ब्रिटिशर्स को क्या दोगे, आप टैक्स ब्रिटिशर्स को पे नहीं करोगे, है ना, ये किन्होंने बोला था, तो ये किस मूवमेंट के अंदर महात्मा गांधी ने बोला था, क्या वो रॉलेट सत्याग्रह था हमारा, है ना, क्या वो हमारा चंपारण सत्याग्रह था, क्या वो हमारा खेड़ा सत्याग्रह था, या क्या वो हमारा सॉल्ट सत्याग्रह था। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी ने, अगर हम रॉलेट सत्याग्रह की बात करते हैं, तो जब क्या होता है, तो हम जब रॉलेट एक्ट आता है, क्या आता है जब, तो जब रॉलेट एक्ट आता है, रॉलेट एक्ट आता है, तो रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में महात्मा गांधी क्या करते हैं, तो रॉलेट सत्याग्रह को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, किसको स्टार्ट करते हैं, तो रॉलेट सत्याग्रह को महात्मा गांधी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट महात्मा गांधी रॉलेट सत्याग्रह को स्टार्ट करते हैं। रॉलेट एक्ट में क्या किया था, विथआउट ट्रायल, क्या किया गया था, विथआउट ट्रायल, है ना, विथआउट ट्रायल 2 ईयर्स क्या किया गया था, जेल की बात की गई थी कि बिना ट्रायल आपको क्या किया जाएगा, 2 साल तक के लिए ब्रिटिश आपको क्या कर सकते हैं, जेल के अंदर बंद कर सकते हैं, जिसके कोई महात्मा गांधी इसको क्या बोला था, तो महात्मा गांधी ने इसको ब्लैक लॉ बोला था, क्या बोला था महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी ने इसको बोला कि ये क्या है, एक ब्लैक लॉ है ना, इसके अगेंस्ट में महात्मा गांधी ने क्या किया था, रॉलेट सत्याग्रह को स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हमारे हैं चंपारण सत्याग्रह, तो जो हमारा चंपारण सत्याग्रह हमारा कब हुआ था, तो 1917 में महात्मा गांधी ने क्या किया था, रॉलेट सत्याग्रह को स्टार्ट किया था, है ना। अब महात्मा गांधी चंपारण आए थे, उन्होंने तो राजकुमार शुक्ल थे, कौन थे, राजकुमार शुक्ल, है ना, राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी क्या करते हैं,
चंपारण आते हैं। महात्मा गांधी क्या करते हैं, चंपारण में आते हैं। महात्मा गांधी कहाँ पे आते हैं, चंपारण के अंदर आते हैं। यहाँ के जो फार्मर्स थे वो क्या थे, इंडिगो फार्मिंग से क्या थे, काफ़ी ज़्यादा क्या थे, परेशान हो चुके थे। क्योंकि यहाँ पर क्या थी, तो आपके लैंड के जितने भी पार्ट होते हैं, 20 एकड़ ज़मीन, 20 कट्ठा में क्या करते थे आपको, तो अगर आपके पास 20 कट्ठा कोई ज़मीन होगा तो कंपलसरी उन्होंने ब्रिटिश ने क्या था, एग्रीमेंट किया था कि आपको क्या करने होंगे, तो 20 कट्ठे ज़मीन पे आपको 3 कट्ठे की क्या करनी होगी, आपको इंडिगो की फार्मिंग करनी होगी। तो स्टार्टिंग में क्या थी, फार्मिंग बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन जर्मनी के अंदर क्या होता है, तो जर्मनी के अंदर क्या होता है हमें, तो जर्मनी के अंदर जो आर्टिफिशियल इंडिगो का डाई जो होता है, क्या होता है, जो आर्टिफिशियल इंडिगो डाई बना लिया जाता है, जिस कारण से क्या होता है, वो काफ़ी यहाँ पे क्या था, सस्ता भी था। जिस कारण से क्या करते हैं ये जो लोग थे, जो भी यहाँ पर फार्मर्स थे, वो क्या हो गए थे, इनको पैसे ठीक से मिल नहीं रहे थे। और साथ ही क्या होता था, इंडिगो फार्मिंग करने से क्या होते, उनके जो लैंड होती थी, लैंड उनके क्या होते, डिस्ट्रॉय हो जाते थे। लैंड क्या होते, डिस्ट्रॉय नहीं की, लैंड की जो फर्टिलिटी है क्या होती, लैंड की जो फर्टिलिटी होती थी वो 3 साल तक के लिए क्या होती थी, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती थी, है ना। और इनको पैसे बिल्कुल भी क्या होते थे, बिल्कुल भी नहीं मिलते। जिस कारण से परेशान होकर क्या करते हैं, यहाँ पर महात्मा गांधी आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, ये बेसिकली रिवोल्ट वगैरह, रिवोल्ट तो नहीं, सत्याग्रह यहाँ पे क्या करते हैं, महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं। एंड बाद में क्या होता है, जो 3 कट्ठे जो प्रथा था, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर ख़त्म किया जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ स्टेटमेंट्स, खेड़ा सत्याग्रह। तो जो हमारा खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, हमारे कब हुआ था, तो ये हमारा 1918 के अंदर क्या हुआ था, खेड़ा हमारा सत्याग्रह हुआ था। उस टाइम पे क्या थी, 1980 के आसपास हम लोग क्या देखने को मिलती है, तो इंडिया के अंदर हमें प्लेग बहुत ज़्यादा क्या होती है, देखने को मिलती है। जिस कारण से जहाँ के फार्मर्स थे उनके क्रॉप्स क्या हो चुके थे, तो उनके क्रॉप्स जो थे वो क्या हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। क्रॉप्स क्या हो चुके थे, उनके बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुके थे। एंड उस टाइम पे ब्रिटिश ने क्या लॉ बनाई थी कि अगर किसी भी फार्मर से क्या हो रहे हैं, 50% क्रॉप्स क्या हो रहे हैं, अगर उनके 50% क्रॉप्स क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, 50% उनके अगर क्रॉप्स क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो उनसे किसी तरह का क्या लिया जाएगा, टैक्स उनसे किसी भी तरह का नहीं लिया जाएगा। लेकिन 1980 में प्लेग के कारण क्या होते हैं, जो उनकी क्रॉप्स होती है वो 75% उनकी क्रॉप्स क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन जहां ब्रिटिश को क्या करना चाहिए था, इनके टैक्स को नहीं लेना चाहिए था, माफ़ करना चाहिए था, वहीं ब्रिटिश ने क्या किया, तो टैक्स में क्या कर दिया उन्होंने, 23% की क्या कर दी उन्होंने, टैक्स में हाइक कर दी। जिस कारण से यहाँ के फार्मर्स क्या हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और बाद में यहाँ पर महात्मा गांधी क्या करते हैं, आते हैं, सत्याग्रह करते हैं और फिर यहाँ पर क्या होती है, इनके टैक्स को माफ़ वगैरह कर दी जाती है। तो कब हुआ था हमारा सेक्शन, ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यानी कि महात्मा गांधी ने इसी सत्याग्रह में क्या था, किसानों को बोला था कि आपको क्या करना है, कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने लॉ बनाई है कि 50% क्रॉप्स खराब होगा तो आपसे कोई भी टैक्स किया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। और आपके तो क्या हो चुके हैं, 75% क्रॉप्स आपके खराब हो चुके हैं, तो आपको क्या है, किसी भी तरह की टैक्स देने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे ऑप्शन नंबर सी हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे सॉल्ट एंड सत्याग्रह की बात करते हैं। तो सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्ट कब हुआ था, हमारा 12 मार्च में हमारे महात्मा गांधी क्या किए थे, 12 मार्च में। और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी क्या किए थे, दांडी पहुंचे ना, साबरमती से कहाँ पहुंचे थे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी साबरमती से दांडी पहुंचे थे, है ना, साबरमती से दांडी पहुंचे थे। इन्होंने क्या किया था, 240 माइल्स का डिस्टेंस क्या किया था, इन्होंने कवर किया था। 240 माइल्स का इन्होंने क्या किया था, माइल्स को कवर किया था 24 डेज के अंदर। और जब महात्मा गांधी क्या करते हैं, 6 अप्रैल को जब महात्मा गांधी क्या करते हैं, दांडी के अंदर जाते हैं, वहाँ से क्या करते हैं, नमक उठाते हैं और वहीं से वो क्या करते हैं, सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। और वहीं से हमें क्या देखने को मिलता है, तो यहीं से हमें सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट की क्या देखने को मिलती है, स्टार्ट हमें यहाँ पर सिविल डिसओबिएंट मूवमेंट का हमें यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ क्या होता है, दिखाई देता है। तो आज ने हमने क्या किया, तो आज हमने सेक्शन ए क्या किया है अपना, तो जो आज हमारा जो सेक्शन ए था उसको हमने क्या किया है, कवर किया है। नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाकी के जितने भी सेक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।